समूचे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे देश में आज भी अन्य देशों का सम्मान उसी प्रकार से बरकरार है जैसा कि प्राचीन काल और मध्यकाल में होता था। यहाँ की भोली भाली जनता ने दूसरों पर विश्वास किया, लेकिन अन्य देशों ने धोखा देकर यहाँ की अमूल्य संपत्ति सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात को लूटकर अपने देश ले गए। साथ ही यहाँ के कला सौंदर्य व संस्कृति को भी नष्ट किया। उत्तरी सीमा पार के शासक इस पर सदैव आक्रमण करते रहते थे। इन आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम नाम पर्शिया, वर्तमान ईरान के राजा साइरस 538 ईसा पूर्व 530 ईसा पूर्व का आता है। उसने इसके उत्तरी सीमावर्ती राज्य गांधार पर आक्रमण कर उसके एक भाग पर कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद मैसेडोनिया, यूनान के राजा सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। वह तक्षशिला के राजा आम्भी के सहयोग से आगे बढ़ा, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे अपने देश लौटना पड़ा। ईसा की 5वीं शताब्दी में इसकी उत्तरी सीमा पर हुनों ने आक्रमण शुरू किए, परंतु ये गांधार से आगे नहीं बढ़ पाए। गुप्तकाल में इन्हें वहां से भी खदेड़ दिया गया। सन 712 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के सेनापतित्व में भारत पर आक्रमण किया और वे केवल सिंध प्रांत पर अधिकार कर सके, जिससे आगे गुर्जर राजा नाग भट्ट ने उनको बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद लगभग 275 वर्षों तक भारत पर कोई बाह्य आक्रमण न हुआ। ये आक्रमण भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न डाल सके, किंतु भारतीय साहित्य और संस्कृति का प्रभाव मुसलमानों पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप अनेक भारतीय विद्वानों को बगदाद आमंत्रित कर प्रमुख भारतीय ग्रंथों का अनुवाद अरबी में कराया गया। यह ध्यान देने की बात है कि यूरोप वासियों को भारतीय ज्ञान और विज्ञान से परिचित अरबों ने ही कराया। इस प्रकार इन आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रसार सुदूर देशों में हो गया। फिर लगभग 300 वर्ष पश्चात गजनी की ओर से वहां के शासक सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया और सीमांत प्रदेश के राजा जयपाल को पराजित कर वहां अपने शासन की नींव डाली। इसके पुत्र महमूद ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और यहाँ की अतुल संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। उसके इन आक्रमणों के कारण भारत के विशाल नगर नष्ट हो गए और अनेक दर्शनीय भवनों का विनाश हो गया। महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। महमूद ने भारत में राज्य स्थापित करने की कोई इच्छा न की। उसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय संपत्ति को गजनी ले जाकर अपने देश को समृद्धिशाली बनाना था। इसीलिए उसने पंजाब के अतिरिक्त भारत के किसी अन्य भाग को अपने अधिकार में नहीं रखा, किंतु अन्य आक्रमणकारियों को पंजाब द्वारा एक सरल मार्ग मिल गया। महमूद के पश्चात कुछ काल तक भारत फिर बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा। सन 1161 में फिर गजनी की ओर से ही वहां के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय वीर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर भगा दिया। फिर भी गौरी का साहस कम न हुआ और एक साल बाद ही उसने तराइन के युद्धस्थल में चौहान राजा को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी पहला मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। उसने सन 1164 ईशून्य में कन्नौज के राजा जयचंद को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी गद्दी का अधिकारी हुआ। इसने मुस्लिम शासन में गुलाम वंश की स्थापना की। फिर अन्य वंशों खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी ने शासन किया। इन 5 वंशों के राज्यकाल का अंत सन 1526 ईशून्य में तैमूर लग के वंशज बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर कर दिया।
बाबर ने यहाँ मुगल राज्य की स्थापना की, जो इस वंश के 6वें सम्राट औरंगजेब के समय तक पूर्ण संपन्नता के साथ भारत में स्थापित रहा। किंतु इतना अवश्य ध्यान देना है कि बिहार में सासाराम के शासक शेर शाह ने कुछ समय के लिए मुगलों के हाथ से भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, किंतु उसको संभाले न रह सका। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं ने अंतिम बार अफगानों को परास्त कर दिया, जिसके पश्चात तुर्क अफगान भारत में कभी भी शक्तिशाली न हो सके। जिस समय भारत का शासन मुसलमानों के हाथ में आया, उस समय भारत में यहाँ की प्राचीन ब्राह्मणीय तथा बौद्ध शिक्षा का बोलबाला था। ये नए शासक एक सर्वथा नवीन भाषा और संस्कृति के पोषक थे। इस सांस्कृतिक एवं भाषा की भिन्नता ने भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को पर्याप्त क्षति पहुंचाई। धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थाएं धूल में मिला दी गईं। भारतीय साहित्य की असंख्य पुस्तकें अग्नि में हवन हो गईं। बख्तियार, अलाउद्दीन, फिरोज तथा औरंगजेब जैसे शासकों ने भारतीय शिक्षा पर कुठाराघात किया। बख्तियार ने बौद्ध विद्यालयों को नष्ट कर उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा का प्रसार किया। मंदिर के स्थान पर मस्जिद एवं विद्यालय के स्थान पर मकतब और मदरसे बनवाए जाने लगे। उस दौर में मुस्लिम साहित्यकारों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने सुल्तानों का महिमा मंडन अपने अपने साहित्य में किया। फारसी का आधिपत्य प्राचीन भारतीय शिक्षा को कोई प्रश्रय न मिला और संरक्षण के पूर्ण अभाव के कारण संस्कृत तथा पाली आदि भारतीय भाषाएं मृतप्राय हो गईं। कुछ गिने चुने भारतीय पंडित ही इन भाषाओं के अध्ययन में लगे रहे। मुस्लिम शासन में राज्य भाषा का पद फारसी को मिला। अत फारसी का ज्ञान रखने वाले ही शासन व्यवस्था में स्थान पा सकते थे। इस लोभ ने भारतीय हिंदुओं को भी फारसी के अध्ययन की ओर आकृष्ट किया और अनेक हिंदू अरबी फारसी की शिक्षा ग्रहण करने लगे। मुस्लिम शासकों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रयत्नों द्वारा शिक्षा में कुरान तथा अन्य इस्लाम धर्म के प्रणयों का समावेश किया गया। शिक्षा को धार्मिक आधार प्राप्त हुआ, जिसके कारण शिक्षा की समुचित उन्नति न हो सकी। भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ताधारी शासक इस्लाम के कट्टर अनुयामी थे। इस्लाम धर्म में ज्ञानार्जन को पर्याप्त महत्व दिया गया है। अनेक मस्जिदें बनवाई गईं, जिनके साथ मदरसे और मकतब भी खोले गए। इस प्रकार तत्कालीन शासकों ने शिक्षा द्वारा धर्म का वृहत स्तर पर प्रचार किया। मुस्लिम सम्राटों द्वारा भारत के कोने कोने में मस्जिदें बनवाई गईं, साथ ही समस्त भारतवर्ष में मकतब और मदरसे भी फैल गए। इन मकतब मदरसों में कुरान का अध्ययन तथा विद्यार्थियों को इस्लाम धर्म की धन्य बातों से अवगत कराया जाता था। उच्च स्तर पर भी दर्शन, इतिहास तथा साहित्य के माध्यम द्वारा भी इस्लाम धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। इस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ही मुस्लिम शासकों के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण एक पवित्र कार्य समझा जाने लगा। मस्जिदों के साथ मकतब अनिवार्यतः बनवाए जाने लगे। इसी तीव्र धार्मिक भावना ने ही भारतीय हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों घौर विद्यालयों को नष्ट करने की प्रेरणा प्रदान की और उनके स्थान पर मस्जिदें बनाने के कार्य को प्रोत्साहित किया। विद्वत मंडली द्वारा ज्ञान प्रसार मध्यकालीन राज्य दरबारों में कवियों तथा साहित्यिकों का होना आश्रयदाता के गौरव को बढ़ाने वाला समझा जाता था। अतः दरबार के रत्न एवं कोमा की खानी इन साहित्यिकों एवं कवियों को शासन की ओर से पर्याप्त सम्मान मिलता था तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी उन्हें पुरस्कार आदि दिए जाते थे। राज्य दरबार में विद्वानों की उपस्थिति सम्राट के यश को उज्जवल करती थी। फलत महत्वाकांक्षी अन्य अमीर उमराव भी अपने दरबारों में विद्वानों को आश्रय देते तथा उनका आदर करते थे। इस प्रकार राजधानी तथा अन्य प्रमुख नगरों में एक विद्वान मंडली स्थापित हो जाती थी। इस मंडली द्वारा ज्ञान के प्रसार का कार्य संपन्न होता रहता था। दीन विद्यार्थियों के लिए सुविधा साधनहीन किंतु प्रतिभा संपन्न छात्रों की शिक्षा का प्रबंध शासन की ओर से किया जाता था। अनाथालय आदि खुलावने का मुख्य उद्देश्य यही था। प्राय
राज्य कोष से छात्रवृत्तियों के रूप में दीन विद्यार्थियों की सहायता कर उनको प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार साधन विहीन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएं उपलब्ध थी। मकतब की कार्यप्रणाली मुस्लिम काल में मकतबव दरगाह प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय थे। एक निश्चित आयु का हो जाने पर बालक इनमें प्रवेश पाता था। मकतब में प्रवेश पाने की एक सर्वथा पृथक विधि थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में भी बालक के विद्यारंभ के समय एक विशेष परिपाटी का अनुसरण किया जाता था। इस्लामी शिक्षा पद्धति में भी हम देखते हैं कि बालक को नए नए वस्त्र पहना कर कुरान की कुछ वार्मिक शब्दावली को दोहराना पड़ता था। शिक्षा का आधार धार्मिक था। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी को इस्लाम धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान के अंशों को कंठस्थ करना पड़ता था। इन मकतबों में बालकों को धर्म संबंधी अनेक बातों का ज्ञान कराया जाता था। साथ ही साथ प्राय पढ़ना, लिखना तथा अंकगणित आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। राजकुमारों की शिक्षा का प्रबंध राजमहलों के भीतर ही हो जाता था। महल के भीतर ही उनको राज्य संचालन संबंधी ज्ञान से लेकर सैनिक शिक्षा, साहित्यिक अथवा धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य शिक्षक नियुक्त कर दिए जाते थे। जनसाधारण के बालक मकतबों में जाकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते थे। मकतबों में प्राय हिंदू बालक भी पढ़ने जाते थे। यहाँ उनको भी अरबी फारसी ही पढ़नी पड़ती थी। मकतबों में फारसी का प्रारंभिक ज्ञान इसकी लिपि के ज्ञान से आरंभ होता था और बाद में कुरान के कुछ अंशों का अध्ययन के ग्रंथों का अध्ययन भी कराया जाता था, जिससे मुस्लिम संस्कृति का ज्ञान बालक को भली प्रकार से हो जाए। मदरसों की कार्यप्रणाली। मदरसे मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा के विद्यालय थे। मकतब की शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी मदरसे में प्रविष्ट होता था। मदरसों में प्रवेश पाने की कोई विधि न थी और न कोई रस्म ही अदा करनी पड़ती थी। मदरसों का प्रबंध राज्य अथवा कुछ दानशील व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, किंतु राज्य की ओर से शिक्षा संचालन की व्यवस्था ठीक प्रकार से न थी। शासक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही इन मदरसों का निर्माण करता था तथा आर्थिक सहायता प्रदान करता था। कभी कभी कुछ जागीरें भी मदरसों के साथ लगा दी जाया करती थीं। धार्मिक शिक्षा का मदरसों में भी प्रचलन था, किंतु साथ ही अन्य विषय जैसे साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आईन, कानून तथा छंदशास्त्र आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। मदरसों में योग्य शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्राय राज्य की ओर से होती थी, किंतु कभी कभी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शिक्षकों को नियुक्त करते थे। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी, किंतु प्रत्येक मुसलमान विद्यार्थी के लिए अरबी पढ़ना अनिवार्य था। उच्च शिक्षा के अंतर्गत इतिहास के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था। कहीं कहीं पर मदरसों के साथ छात्रावासों का भी प्रबंध था, जहां पर विद्यार्थियों के भोजन आदि की भी व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। शिक्षक। प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक की विद्वत्ता उसको समाज में प्रतिष्ठित बनाए रखती थी। मदरसों में शिक्षक की अनुपस्थिति में योग्य विद्यार्थी स्वयं विद्यालय में शिक्षक का कार्यभार संभालते थे। इस्लाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक विद्या प्रेमी शासक था। उसने बहुत थोड़े ही दिनों तक राज्य किया, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति तथा विद्या प्रेम के कारण उसने सैकड़ों मस्जिदें बनवाई। इन मस्जिदों के साथ अनेक मकतबों का भी प्रबंध किया गया। मुस्लिम शिक्षा को तो वह आगे बढ़ाना चाहता था, परंतु हिंदू धर्म से उसे चिढ़ थी। फलत उसके शासनकाल में अनेक हिंदू मंदिर धराशायी हुए और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसका फल यह हुआ कि भारतीय शिक्षा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। मोहम्मद गोरी के प्रमुख सिपहसालार बख्तियार ने भारतीय शिक्षा संस्थाओं के साथ ही भारतीय शिक्षा पद्धति को भी अकथनीय क्षति पहुंचाई। नालंदा, नदिया तथा विक्रमशिला आदि को ध्वंस करके उसने भारतीय शिक्षा और संस्कृति की नींव हिला दी और इन भारतीय शिक्षा संस्थाओं के ध्वंसावशेष पर मस्जिदें बनवाई और साथ ही मुस्लिम शिक्षा का भी विस्तार किया। अल्तमश एक शिक्षा प्रेमी शासक था,
किंतु वह अपना अधिक ध्यान शिक्षा प्रसार की ओर न देकर शासन व्यवस्था को दृढ़ करने के प्रयास में ही लगाए रहा। फलत उसके समय में शिक्षा की समुचित उन्नति न हो सकी और न कोई विशेष प्रयास ही शासन की ओर से इस हेतु किया गया। किंतु उसकी उदारता और शिक्षा प्रेम के कारण उसके दरबार में विद्वानों का आदर था और अनेक विद्वान उसके दरबार में थे। दिल्ली में उसने एक मदरसा भी बनवाया जिसको सुल्तान फिरोज के समय में नष्ट कर दिया गया। रजिया स्वयं कुरान की विदुषी थी। उसे विद्या से बढ़ा ही प्रेम था। अपने दरबार में उसने विद्वानों का बड़ा आदर किया। उसके राज्यकाल में दिल्ली में मुइज़्ज़ी भवरसा नामक एक वृहद शिक्षा संस्था थी। ने शिक्षा प्रसार की ओर जो कदम उठाया वह उसकी विद्वत्ता एवं मितव्ययिता का अनूठा उदाहरण है। सुल्तान स्वयं अपनी लेखनी द्वारा अपनी जीविका कमाता था। सुल्तान के इस कार्य ने भावी विद्या प्रेमियों को प्रोत्साहित किया। सुल्तान विद्या प्रसार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझता था। उसके लगभग 20 वर्ष के शासनकाल में भारतवर्ष में मुस्लिम शिक्षा की अच्छी प्रगति रही और साथ ही फारसी साहित्य का भी विकास हुआ। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तबकाती नासिरी उसी के दरबार में उसी के निरीक्षण में लिखी गई। बलवंत स्वयं एक ऐसा शासक था जिसमें साहित्य प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके दरबार में भी अनेक विद्वान सम्मानित थे। पश्चिमी सरहद पर चंगेज खां के आक्रमणों से भयभीत अनेक छोटे छोटे राजा महाराजा आकर दिल्ली में रहने लगे थे। इन राजा महाराजाओं में अनेक साहित्यिक तथा विद्वान भी थे। इस प्रकार बलबन के दरबार में विद्वानों और साहित्यिकों का अच्छा समूह था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जो कि अपनी फारसी कृतियों के लिए भारत के बाहर भी ख्याति प्राप्त कर चुके थे, सुल्तान के बड़े पुत्र राजकुमार मोहम्मद के उस्ताद थे। वे अपने शिष्य मोहम्मद के साथ साहित्यिक समारोहों में बहुधा योग दिया करते थे। बलबन के शासन काल में साहित्यिक सभाओं का बहुधा आयोजन हुआ करता था। अमीर हसन देहलवी दूसरे तत्कालीन कवि थे। ये भी राजकुमार मोहम्मद को काफी प्रोत्साहन दिया करते थे। राजकुमार को भी साहित्य से प्रगाढ़ प्रेम था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन था। उसे विद्या और साहित्य से बड़ा ही प्रेम था। उसके दरबार में पूर्ववर्ती शासन काल के प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान समान रूप से सम्मानित थे। साथ ही विद्याध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए उसने पुस्तकालय स्थापित किया और अमीर खुसरो को उस शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। किंतु उसके परवर्ती शासक अलाउद्दीन को विद्या से कोई लगाव न था। वह पूर्णतः क्रूर तथा साम्राज्यवादी शासक था। अपनी उपेक्षा के कारण उसने उस समय प्रचलित शिक्षा संस्थाओं को अत्यधिक हानि पहुंचाई। उसने मकतब व मदरसों के साथ लगी हुई जमीन को पुनः अधिकृत कर लिया। परिणामतः अनेक शिक्षा संस्थाएं धनाभाव के कारण बंद हो गई। फिर भी अलाउद्दीन की शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता दिल्ली की अग्रसर होती हुई सांस्कृतिक उन्नति को अवरुद्ध न कर सकी। तत्कालीन समाज के प्रतिष्ठित एवं शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों ने अपने निजी प्रयासों द्वारा उस परंपरा को जीवित बनाए रखा और विद्वानों की मंडली जो स्थापित हो चुकी थी वह छिन्न भिन्न न होने पाई। तुगलक वंश ने शिक्षा को जो प्रोत्साहन दिया वह सर्वथा महत्वपूर्ण है। इस वंश के लगभग सभी सुल्तान शिक्षा प्रेमी थे और उनके शिक्षा संबंधी उत्थान की चेष्टाएं सराहनीय हैं। गयासुद्दीन तुगलक वह स्वयं एक विद्यानुरागी एवं विद्वान शासक था। इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन ने सांस्कृतिक क्षेत्र में एक ऐसे भवन की नींव डाली जिसका निर्माण आगे चलकर फिरोज द्वारा हुआ। गयासुद्दीन के दरबार में विद्वानों का बड़ा आदर था। अनेक विद्वानों को वह अपने दरबार में आमंत्रित कर पुरस्कृत करता था। राजधानी के बाहर के विद्वानों को भी राज्य द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती थी। मोहम्मद तुगलक एक सुविख्यात विद्वान एवं सफल लेखक था। उसके दरबार में कवि, दार्शनिक,
चिकित्सक तथा तर्कशास्त्री रहते थे और लगभग इन सभी विषयों का ज्ञान सुल्तान को था। अतः स्वाभाविक ही था कि ऐसे विद्वान शासक के संरक्षण में शिक्षा की पर्याप्त उन्नति हो। सुल्तान की विद्वत्ता, प्रतिभा एवं दानशीलता तथा अपूर्व सहयोग द्वारा शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। अनेक बाहरी विद्वान भी सुल्तान के उपर्युक्त गुणों से आकृष्ट होकर उसके दरबार में रहने लगे थे। मौलाना मुईउद्दीन उमरानी उसके समय का प्रसिद्ध साहित्यकार था। सुल्तान के सामूहिक शिक्षा प्रसार के प्रयत्नों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों को उसकी ओर से वजीफे भी मिलते थे। उसने अनेक मकतबों का निर्माण भी करवाया। सैयद वंश का शिक्षा प्रसार में कोई हाथ नहीं था। सैयद वंश के किसी भी शासक ने इस ओर कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया। फलत इस वंश के काल में शिक्षा और दिल्ली का सांस्कृतिक विकास प्राय अवरुद्ध सा ही रहा। बहलोल लोदी के समय में देश में फिर से शांति स्थापित हुई। बहलोल स्वयं बहुत शिक्षित न था, किंतु विद्वानों का आदर करता था। उसने कुछ मदरसों का भी निर्माण कराया और इस प्रकार भारत में सांस्कृतिक संस्थाओं को पनपने का फिर अवसर प्राप्त हुआ। सिकंदर लोदी का कवि होने के नाते साहित्य सेवी होना स्वाभाविक ही था। वह गुलरुन के उपनाम से कविता किया करता था। शेख जमाल सुल्तान के गुरु थे। सुल्तान का लिखा दीवान लगभग 6000 पद्मों का है। विदेशी विद्वानों को भी सिकंदर अपनी राजधानी आगरा में बुलाया करता था। अरब, फारस तथा बुखारा के अनेक प्रसिद्ध विद्वान धाकर आगरा में रहने लगे थे। सुल्तान ने सैनिक पदों पर भी शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति पर जोर दिया, जिससे युद्ध विभाग में श्री शिक्षा का समावेश हुआ। सुल्तान के संरक्षण में अनेक पुस्तकों का संकलन तथा अनुवाद किया गया और इस प्रकार मुस्लिम विद्या की समुचित उन्नति हुई। साथ ही सुल्तान की धार्मिक कट्टरता द्वारा हिंदू संस्कृति को बड़ी हानि पहुंची। अनेक मंदिर ध्वंस कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई गईं। सैकड़ों भारतीय विद्यालयों को नष्ट कर उनके स्थान पर मकतबों का निर्माण कराया गया। इब्राहिम लोदी के राज्यकाल में तुर्क अफगानों का प्रकाशित भाग्य सितारा धूमिल पड़ गया और मुगलों के भारत पर आक्रमण ने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। तथापि शेरशाह ने कुछ दिनों के लिए भारत में तुर्क अफगानों की शक्ति का पुनरुद्धार किया, किंतु वह स्थायी न हो सका और सत्ता पूर्ण रूपेण मुगलों के हाथ में ही चली गई। छोटे राज्यों में मुस्लिम शिक्षा केंद्रीय शासन के अतिरिक्त तुर्क अफगान काल के अन्य छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों में भी शिक्षा की प्रगति के कुछ सराहनीय प्रयत्न किए गए, किंतु विस्तृत क्षेत्र में नहीं। तत्कालीन प्रमुख राज्यों में बहमनी राज्य, बीजापुर राज्य, गोलकुंडा, मालवा, खानदेश, जौनपुर एवं बंगाल आदि हैं। बीजापुर राज्य कहा जाता है कि बीजापुर विद्यापुर का अपभ्रंश है। बीजापुर का संस्थापक मोहम्मद आदिल एक सुसंस्कृत साहित्यिक व्यक्ति था। उसमें गद्य तथा पद्य दोनों को अच्छी भाषा में लिपिबद्ध करने की क्षमता थी। उसके दरबार में साहित्यिकों तथा संगीतज्ञों का बड़ा सम्मान था। फारस, रूस एवं तुर्किस्तान आदि के विदेशी विद्वान उसके दरबार में रहते थे। बीजापुर का द्वितीय सुल्तान इस्माइल आदिल का साहित्य और कला से बड़ा प्रेम था। संगीत तथा चित्रकारी में भी उसकी बड़ी रुचि थी। फलत बीजापुर कलाकारों तथा विद्वानों से सुशोभित था। एक महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल में यह हुई कि राज्य का आयव्यय लेखा फारसी के स्थान पर हिंदी में रखा जाने लगा और इस कार्य को संपन्न करने के हेतु योग्य ब्राह्मणों को रखा गया। उसने अन्य भारतीय भाषाओं को भी प्रश्रय दिया। तारीखी फेरिस्ता का लेखक मोहम्मद कासिम इसी सुल्तान के दरबार में था। राजकीय पुस्तकालय के अवशेष बीजापुर के असीरी महल में अब भी मिलते हैं। बहमनी राज्य के प्रमुख शासकों में मुहम्मद शाह बहमनी विद्या प्रेमी था। उसके दरबार में विदेशी विद्वान भी रहते थे।
अनाथों की शिक्षा का प्रबंध करने के अंतर्गत उसने एक बड़ा मदरसा खोला, जिसकी पर्याप्त आय से विद्यालय निजी व्यय सुविधा पूर्वक वहन कर सकते थे। विद्वत्ता के कारण मोहम्मद शाह को लोग अरस्तु कहा करते थे। मोहम्मद शाह के बाद फिरोज बहमनी ने भी विद्या प्रसार में पर्याप्त योग दिया। वह स्वयं कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसके अंतपुर में कई देशों की रमणियां रहती थीं, जिनसे वह उनकी मातृभाषा में बातचीत किया करता था। फिरोज तर्कशास्त्र, ज्यामिति, विज्ञान तथा काव्य आदि का प्रेमी था तथा वह स्वयं एक कुशल कवि था। प्रकृति के अध्ययन में अपनी विशेष रुचि के कारण उसने नक्षत्रों के अन्वेषण के लिए दौलताबाद के समीप एक पहाड़ी पर प्रयोगशाला बनवानी चाही, किंतु तत्कालीन खगोल शास्त्री हुसैन जिलानी की मृत्यु के कारण वह प्रयोगशाला न बन सकी। विदेशों के विद्वानों को लाने के लिए फिरोज प्रतिवर्ष बाहर जलपोत भेजा करता था। धार्मिक शिक्षा में उसका पूर्ण अनुराग था। वह स्वयं नित्य प्रति कुरान की 15 पंक्तियां लिखता था। परंतु खेद है कि उसकी धार्मिक प्रवृत्ति ने उसके द्वारा कई भारतीय शिक्षा संस्थानों का विनाश भी करवा दिया। बहमनी राज्य के तृतीय विद्वान शासक मोहम्मद शाह द्वितीय ने भी अपने दरबार में विदेशी विद्वानों को आमंत्रित कर उनका स्वागत किया और निजी साधनों द्वारा कई संस्थाएं स्थापित कीं। खानदेश यहाँ के शासक नासिर खां फरूकी के 40 वर्षीय दीर्घ शासनकाल में विभिन्न प्रकार से शिक्षा प्रसार को प्रोत्साहन मिला। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर के मदरसे का भग्नावशेष तत्कालीन शिक्षा प्रति का प्रमाण है। फरूकी स्वयं विद्यानुरागी था और उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को प्रश्रय भी दे रखा था। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में एक सुंदर मस्जिद तथा 4 मीनार निर्मित करवाए, जिनमें मस्जिद से संलग्न मदरसे स्थापित किया गया, जिनमें योग्य अध्यापक नियुक्त किए गए। इन मदरसों में शिक्षा के साथ सजावट को भी स्थान मिला था। मदरसों के अतिरिक्त अन्य अनेक छोटे छोटे विद्यालय शिक्षकों के घर पर ही बने थे। बंगाल मुस्लिम काल में शिक्षा के उन्नत शिखर पर था। बंगाल के शासक में विशेष गुण एवं विशेषता यह थी कि उन्होंने मुस्लिम साहित्य के साथ साथ हिंदू साहित्य के सृजन में भी योग दिया। बख्तियार ने नदिया के विद्यालयों को नष्ट कर उनके स्थान पर कई मदरसे बनवाए थे। गियासुद्दीन सूबेदार ने लखनौती में एक विशाल मस्जिद, सराय तथा मदरसा बनवाया और विद्वानों को सम्मानित कर शिक्षा प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया। नासिर शाह, जिसको कि मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपना एक गीत समर्पित किया था, की बंग भाषा में विशेष रुचि थी। फलत उसने महाभारत को बंगला में अनुवाद करने का प्रोत्साहन दिया। हुसैन शाह ने भी भागवत पुराण के बंगला अनुवाद के लिए मालघर बसु नामक विद्वान को नियुक्त कर बंगला के उत्थान के लिए प्रयास किया। कुतुब आलम नामक संत की स्मृति में एक मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की। इसके एक सिपहसालार ने महाभारत के कुछ भागों का बंगला में अनुवाद किया। इन मुसलमान शासकों के बंगला प्रेम के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं तथा पंडितों ने भी प्रभावित होकर बंगला साहित्य की उन्नति में हाथ बटाया। बंगला के साहित्यिकों को दरबार में सम्मान मिला। इस प्रकार बंगला भाषा का बहुत विकास हुआ। नवाब मुर्शिद कुली खां ने 200 लेखकों द्वारा कुरान की प्रतियां लिखवाई तथा स्वलिखित कुरान की प्रतियों को मक्का व मदीना भेजा। उसकी यह प्रवृत्ति उसके विद्या प्रेम को स्वतः सिद्ध करती है। उसी समय के बीरभूमि के जमींदार अब्दुल्ला ने अपनी आय का आधा भाग शिक्षा प्रसार के लिए नियत कर दिया था। इस प्रकार बंगाल में उस समय मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ बंग भाषा की प्रति का भी मार्ग स्पष्ट प्रशस्त हो गया था। जौनपुर मुगल सम्राट हुमायूं को सत्ताविहीन करने वाले शेरशाह की शिक्षा जौनपुर के एक मदरसे में ही संपन्न हुई थी। इब्राहिम शारकी के शासनकाल में जौनपुर में सैकड़ों मदरसे थे, जहां देश के प्रत्येक भाग से विद्यार्थी आकर विद्याध्ययन करते थे। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को अध्यापन और अध्ययन में संलग्न रहने के निमित्त उनके भरण पोषण के लिए धन एवं जागीरें अलग कर दी गई थीं। शाहजहां जौनपुर को शिराजे हिंद कहता था। दिल्ली सम्राट जौनपुर के प्रति रुचि रखते हुए जौनपुर के विद्यालयों के उत्थान में योग देते थे, जिससे प्रभावित होकर अन्य अमीर उमराव भी ऐसा करते थे। नवाब सदादत खान ने जौनपुर के विद्यालयों को छिन्न भिन्न कर दिया।
मालवा इस राज्य के प्रतिष्ठापक महमूद खिलजी को विद्या से बड़ा प्रेम था। उसने अनेक प्रकार से शिक्षा प्रसार को प्रोत्साहित किया। देश विदेश के अनेक विद्वान, साहित्यिक तथा दार्शनिकों को सुल्तान ने धामंत्रित किया और उनका सम्मान किया। उस समय मालवा फेरिस्ता के अनुसार साहित्यिक क्षेत्र में शिराज तथा समरकंद के समकक्ष सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था। गियासुद्दीन के समय में अनंतपुर की महिषी रमणियों की शिक्षा का प्रबंध यहीं पर किया गया। हरम की 70 रमणियों को कुरान कंठस्य थी, जिसको सुनकर सुल्तान बड़ा प्रसन्न होता था।